जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, मोअज़्ज़िज़ जजेस, मिनिस्टर्स, वकला, ख़वातीन हज़रात, मैंने जब 25 साल पहले अपनी पार्टी का आगाज़ किया तो उसका नाम इंसाफ की तहरीक रखा। और वो क्यों रखा? क्योंकि मैं एक पॉलिटिक्स का भी स्टूडेंट था, तारीख का भी स्टूडेंट था, और बहुत पहले मैं इस नतीजे पे आ गया क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट बाहर खेलता था, दुनिया मैंने देखी हुई थी। तो पॉलिटिक्स में तो मैं सिर्फ आया एक ही वजह से था कि हमारा मुल्क क्यों पीछे रह जाए। हम देखते थे कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान एक वक्त पे आगे जाते हुए पीछे नीचे आना शुरू हो गया। 60s में पाकिस्तान ये सारे खित्ते में एशिया में चौथे नंबर पर मुल्क था जिसको दुनिया देखती थी, तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट का मॉडल था, क्वालिटी हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज था। हम सब, मैं और मेरी फैमिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। तो हमने फिर देखा आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क ऊपर से नीचे जाना शुरू हो गया, और वो मुल्क जिन्होंने पाकिस्तान से इंस्पायर होके अपना डेवलपमेंट मॉडल लेके आए थे वो ऊपर जाने शुरू हो गए। हमारे सामने सिंगापुर, जिसकी हैसियत कोई नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिंगापुर और पाकिस्तान का कोई किसी मुकाबला होगा, या मलेशिया का, वो सब आगे निकल गए। तो मैं तो वो खुशकिस्मत इंसान था जिसको अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था, तो मुझे तो पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसलिए आया कि हमने अपनी आंखों से देखा कि अगर हमारी तरह के लोग जिनको ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स में आने की, अगर वो नहीं स्ट्रगल करेंगे तो मुल्क जिस तरफ जा रहा था, और पिछले 30 साल में 85 के बाद मुल्क तो बड़ी तेज़ी से नीचे गया। हर चीज़ में दुनिया आगे निकल गई। बांग्लादेश जब बना था तो मुझे अभी भी याद है कि लोग ड्राइंग रूम्स में कहते थे कि जी बड़ा बांग्लादेश का बोझ पड़ा हुआ है वेस्ट पाकिस्तान पे, अलहदा होगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 80s के अंदर, वो आगे निकल गया। मैं क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आता था तो लगता था कि गरीब मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। मैंने कभी इतनी गुर्बत नहीं देखी थी जो मैंने हिंदुस्तान में देखी थी। ये सारे मुल्क हमारे से आगे निकल गए। और मैं आपको एक चीज़, एक वजह बताता हूं कि इसकी वजह क्या थी। अगर आप बाकी सारे सिम्टम्स हैं एक चीज की ना होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ। जो भी कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। जो भी बनाना रिपब्लिक्स होती हैं वो वसाइल की कमी से नहीं बनती। बनाना रिपब्लिक्स के अंदर कानून नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इसलिए लोगों को समझाता हूं कि ये स्टडी करें कि ये क्या फिनोमेना था, मदीना की रियासत क्या फिनोमेना था। ये हिस्टोरिकल इवेंट है। बाकी सारे अल्लाह के पैगंबर हिस्ट्री में नहीं है उनका कोई मेंशन, ये हिस्ट्री के अंदर है। किस दिन में हिजरत की, किस दिन में फतह मक्का हुआ, किस दिन में जंग बदर हुई, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा है। तो ये एक फिनोमेना है कि वो कौम जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, वो इतनी तेजी से दुनिया की उन्होंने इमामत की, ये तारीख का हिस्सा है। तो उसकी जो बुनियादी चीज थी रूल ऑफ लॉ था। 2 खलीफा वक्त, 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत के अंदर पेश हुए, कानून के नीचे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत, ये 2 उनकी जो हदीस है ये हम स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर ताकत की हुक्मरानी है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। हमारे मुल्क में ये जो 2 पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं 2 पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा
सेट ऑफ रूल्स दूसरों के लिए अलहदा, और ये जो रिफ्लेक्ट किया था अभी सीडीए के चेयरमैन आमिर ने, ये जो भी आपको दिखाई कि वो जो यानी जिन्होंने जिधर इंसाफ मिलना है उसकी हालत दिखाई इन्होंने, और शो करता है कि क्या इस मुल्क की जो लीडरशिप थी उसको कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिले या ना मिले। क्योंकि देखें एक चीज, अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नीचे नहीं डालना चाहता, वो कानून से ऊपर रहना चाहता है। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहता। लेकिन जो महज़ब माशरा है वो उनको कानून के नीचे लेके आते हैं। जो हमारी स्ट्रगल हुई है जब से आए हैं, ये क्या स्ट्रगल है? सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया, एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपके साथ 2007 में उस तहरीक में शामिल इसलिए था कि ये हमारा नजरिया था। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, 25 साल पहले कह रहा था कि मुल्क तो सिर्फ तब आगे बढ़ेगा जिस मुल्क में आज़ाद अदालतें आएँ। और जब इतनी वो स्ट्रगल थी, और वो एपिक स्ट्रगल थी, क्योंकि मुझे बड़ा फख्र है कि हम उस स्ट्रगल में हमने शिरकत की, और जो वकला ने कुर्बानियाँ दी और जिस तरह वो सामने आए, वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल थी। वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल थी, वो इनफैक्ट स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की थी। कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को कह रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते कि जज को, चीफ जस्टिस को इस तरह आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उस स्ट्रगल की नतीजे में जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे, वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो नहीं आए। और वो एक और कहानी है कि वो जिधर वो उसने जाना चाहिए था वो नहीं गई। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ, जो कानून की, जो इंसाफ की स्ट्रगल है, वो एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है। वो मुसलसल एक माशरा उसकी स्ट्रगल करता है। और यही जो माशरा ये इस्टेब्लिश कर लेता है कानून की बालादस्ती, वही माशरा खुशहाल होता है। जब रियासत मदीना और हमने फैसला किया कि हमारे बच्चे 8, 9 और 10 क्लासेस के अंदर पूरी सीरत नबी पढ़ेंगे, हम उनको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि ये तारीख में ये जो फिनोमेना था इसको स्टडी किया जाए, बच्चों को भी पता हो, तारीख का पता हो कि ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है कि कैसे एक कौम ट्रांसफॉर्म होती है। वो क्या कैरेक्टर था जो इंसानों के कैरेक्टर बदल दिए उन्होंने, और फिर वो क्या प्रिंसिपल्स के ऊपर वो कौम खड़ी हुई थी। और अगर आप वो प्रिंसिपल स्टडी कर लें, जो भी आज दुनिया में खुशहाल माशरा है वो उन प्रिंसिपल्स पे खड़ा है। खुशहाली आ ही नहीं सकती जब तक आप में रूल ऑफ लॉ ना हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहसास आज ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम रियलाइज नहीं करते। मैं ये भी 25 साल से कह रहा हूं कि ये सबसे बड़े एसेट 90 लाख पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जो जीडीपी है वो तकरीबन हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के तकरीबन उतनी है। उनके जो डॉलर्स हैं उनको पाकिस्तान की जरूरत है। ये पूछे वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान में डॉलर्स? वो बेचारे एक प्लॉट लेते हैं, जाके पैसा कमाते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, 1-2 साल के बाद वापस आते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। और कब्जा क्यों, यहाँ कब्जा ग्रुप फ्लरिश कर रहे हैं? कब्जा ग्रुप इसलिए फ्लरिश करते हैं कि आपकी जमीन पे कब्जा कर लें, आप लीगल रिकोर्स लें, वो सालों, बल्कि केस ही नामुमकिन है उसको रिजल्ट मिलना। तो जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, तब फिर ताकतवर ये जो कब्जा ग्रुप हैं ये फिर प्रिवेल करते हैं उस सोसाइटी में। इंग्लैंड में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? मैं सारी 18-19 साल गुजारे हैं वहां। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्योंकि वहां कानून है। तो हमें हमारी जो स्ट्रगल है, और चीफ जस्टिस साहब मैं आपको दाद देता हूं, आपने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट्स दिए हैं जो कि हमारे माशरे के लिए इंपॉर्टेंट है।
اور انوائرمنٹ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کی اپنے ملک کی، ماحولیات کی. جس طرح ہم نے یہ اسلام آباد، آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 سے 2010 تک جتنی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 10 سے لے کے 20 تک 10 سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے. تو گرین ایریاز جا رہے ہیں اور یہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ہیلپ کرتے ہیں بچانے کے لیے اس ملک کا. یہ جو ایک ماڈل سٹی بنی تھی جس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے، اور اب تو ملک کی ہماری آنے والی جنریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پولوشن سے بچائیں اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں اس سے بچائیں. تو اس میں یہ تو اب نیشنل نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہرا رکھیں، اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں، اپنے دریا پانی کو، ہوا کو صاف رکھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے یہاں اس فنکشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی پوری مدد کرے گی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے 93 ضلع کورٹس بنائے ہیں، اور یہ ہمیں کیا بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، اور یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہمارے لیے انصاف پرائیورٹی ہے، اور انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو. طاقتور چاہتا نہیں ہے انصاف، وہ اوپر رہتا ہے قانون کے. کمزور کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے طاقتور سے. اس لیے یہ جو عام آدمی کو اگر آپ نے اوپر اٹھانا ہے تو وہ صرف جب ہیومن ڈیولپمنٹ کا حصہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں اور اس کو صحت دیں، اس کو انصاف بھی دینا ضروری ہوتا ہے. اور انصاف جب ملتا ہے ایک معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ریاست مدینہ میں سب سے خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، پہلے انصاف آیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. جو ملک میں ڈیولپمنٹ اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا جسٹس سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے. جدھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پلاٹ کے اوپر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایک سمپل سی پلاٹ بھی ہم لے لیں تو وہ بچ جائے گا، تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے، وہ فیکٹریاں کیوں لگائیں گے. تو ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس لیے آپ ہمارے سے پاکستان کی عدلیہ کو میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح آپ کے لیے ہر قسم کی فیسیلیٹیشن کریں گے. یہ ایک اسلام آباد میں بھی پہلا سٹیپ ہے، لیکن اور بھی جب بھی آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت پڑے، ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارا پہلے باقی پیسہ خرچ کریں اور پھر اینڈ میں جو پیسہ بچ جائے وہ جسٹس سسٹم کو دیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پرائیورٹی ہے، اس کی وجہ سے پیسہ آتا ہے. جب آپ کے ملک میں انصاف ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ اور خوشحالی آتی ہے. تو اس لیے مجھے آج بڑی خوشی ہے. یہ میں سی ڈی اے چیئرمین کو، آپ کو اور ایف ڈبلیو او کو خاص طور پہ میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو 6.5 ارب سے آپ نے اس کو نیچے لے آئے ہیں تقریباً 1.5 ارب پہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نارملی تو 1 ارب سے شروع ہوتا ہے تو 6 ارب پہ پہنچتا ہے. یہ ایک تو اس کے لیے آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں. اور سیکنڈلی جو 6 مہینے کا آپ نے ٹائم فریم دیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 6 مہینے میں ایف ڈبلیو اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.